सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया उद्योग जगत में वैश्विक स्तर पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। वो फिक्की फ्रेम्स 2020 को वर्चुअल तौर पर संबोधित कर रहे थे। अमेरिकी सैन्य रणनीतिज्ञ एडवर्ड लुटवाक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमा सुरक्षा विकास संरचना की प्रशंसा की। उन्होंने इसे शक्ति के संतुलन में बदलाव करार दिया। गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में सालाना परीक्षा आयोजित करने की अनुमति प्रदान की। यह अनुमति परीक्षा और शैक्षिक कैलेंडर में यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करेगी। और टिड्डी दल प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय है। किसानों को टिड्डी दलों से बचाव के लिए प्रदेश का कृषि विभाग लगातार कर रहा है निगरानी और बचाव के उपाय। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचार विस्तार से। फिक्की फ्रेम्स 2020 को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया और उद्योग जगत में वैश्विक स्तर पर विकास की काफी संभावनाएं हैं। कोविड ने हमें एक अवसर दिया है कि हम नए सिरे से सोचें कि कैसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्टर की सरकार से कई तरह से मदद करने का फैसला भी किया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत का मीडिया उद्योग काफी हद तक विज्ञापन पर निर्भर है, जबकि ग्लोबल स्तर पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़िया कर रहे हैं और हमें देखना होगा कि कहां पर क्या और किस तरह के अवसर हैं। The importance of Indian media and entertainment sector cannot be stressed enough. The content we produce, television, film and digital original, is consumed in over 150 countries. The sector generates millions of jobs, significant revenues, and despite the impact of COVID, it is growing at a good pace. There is need for more entrepreneurs, founders and leaders in the media and entertainment sector to steer the industry forward. We need more innovation, origination and ownership. And the government of India stands shoulder to shoulder with the industry in achieving all this. इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिक्की के माध्यम से आप अपनी आवाज सरकार के साथ उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा सकते हैं। We all need to work together to make a progress and harness the soft power of India, that is media and entertainment. The first among these is the government is coming up with the standard operating procedure for shooting films in India in the light of pandemic. Further, to accelerate the restart of filmmaking that had come to a standstill as a result of COVID, is also coming up with the incentives of production in all sectors, including TV serials, filmmaking, co-production, animation, gaming. We'll be announcing these measures shortly. डीडी इंडिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अमेरिकी सैन्य रणनीतिज्ञ एडवर्ड लुटवाक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमा सुरक्षा विकास संरचना की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत के पास जापान, यूएस और इजराइल जैसे सहयोगी देश हैं, लेकिन चीन के पास केवल एकमात्र पाकिस्तान। Modi is focused on infrastructure. I mean, I'm not a pro-Modi person. I'm not an anti-Modi person. But his focus on infrastructure is very real. India has allies. China does not have allies, only Cambodia, because the Cambodians are squeezed by the Vietnamese. And the other ally it has is Pakistan. Since we had Pakistan as an ally, I can tell you that having an ally like Pakistan is borderline. अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार ने लद्दाख और LAC के आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किए जा रहे कामों की भी प्रशंसा की। उन्होंने शक्ति के संतुलन में बदलाव करार दिया। The expansionist pressure in general
is not a tactical thing. It has a tactical expression, in some specific place. And as we all know, one part of the story is that finally, India is providing infrastructure in those areas and quite changing the balance of power. दुनिया के तमाम देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। इन प्रयासों की बदौलत कोरोना की लड़ाई जीतने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण फैलने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में इस वक्त 2,59,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 4,29,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण देश में 20,160 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना और कर्नाटक उन राज्यों में से हैं जहां एक ही दिन रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। लद्दाख वास्तविक रेखा नियंत्रण पर झड़प वाली जगह से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की शुरुआत हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिक अपनी तरफ की वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटते देखे गए हैं। पीपुल्स सेलिब्रेशन आर्मी के सैनिकों को टेंट हटाते हुए, बख्तरबंद गाड़ियों, सैनिकों और उपकरणों को पैक करते हुए वापस ले जाते हुए देखा गया है। चीनी सेना के इस कदम को 30 जून को चुशूल में दोनों सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत में हुई सहमति के अनुरूप उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। डीडी न्यूज ने 24 जून को भी 22 जून के मोल्डो में हुई कार कमांडर की बातचीत के बाद भी अपने दर्शकों को जानकारी दी थी। चीनी सैनिक अपने इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा से 1.5 किलोमीटर पीछे हटे थे। देश भर में विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में सालाना परीक्षाएं आयोजित कराने को मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को लिखे पत्रों में विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर में यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही परीक्षा अनिवार्य रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के अनुसार ही कराई जाएगी। इसके साथ ही यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित करने से संबंधित अपने पहले के दिशा निर्देश में बदलाव किए हैं। छात्रों की सुरक्षा और उनके कैरियर रिप्लेसमेंट जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने यह निर्णय लिया है कि पहले के नए दिशा निर्देश के मुताबिक ही इंटरमीडिएट सेमेस्टर छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। पहले यूजीसी का दिशा निर्देश 29 अप्रैल को आया था। अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जुलाई के महीने में निर्धारित की गई थी। अब यह परीक्षा कोरोना के संबंध में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही सितंबर महीने के अंत में होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। भारत पढ़े ऑनलाइन मिशन के तहत नवादा जिले के वारसिलीगंज एसजीबीजी के साहू इंटर विद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने की। कार्यशाला का आयोजन गूगल मीट पर किया गया। अध्यापक और छात्र अपनी समस्याओं का निराकरण भी इस कार्यशाला में करवा रहे थे। इस कार्यशाला ने ई लर्निंग के द्वारा वर्चुअल क्लासरूम का निर्माण कर पढ़ाई में आने वाली किसी भी समस्या के दुष्प्रभाव को रोकने पर चर्चा की। सेमिनार में ई लर्निंग के विविध प्रकार और तकनीकी के माध्यम से पारंपरिक शिक्षण का डिजिटल रूपांतरण भी बताया गया है। कोविड काल में पूरी दुनिया में जहां हाहाकार मचा हुआ है, वहीं भारत भी इस संक्रमण की मार लगातार झेल रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को आपदा में अवसर तलाशने और आत्मनिर्भर बनने की बात कह रहे हैं। ऐसे में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के युवा उद्यमियों ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को गति देते हुए पीपीई किट और मास्क का निर्माण शुरू कर दिया है। तो डीआरडीओ ने भी इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कुछ छोटे बदलाव के साथ इनके बनाए उत्पादों को अप्रूव कर दिया है, जिससे इसकी गुणवत्ता और बढ़ गई है। अब ये डीआरडीओ के द्वारा अप्रूव्ड होने के बाद इन युवा व्यवसायियों ने खुशी जाहिर की है और सरकार को धन्यवाद दिया है। अभी तक महीने में 5,000 किट बनाने वाली ये कंपनी ने अब महीने में 10,000 पीपीई किट बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है।
इसके साथ ही यहां डिस्पोजेबल बेडशीट भी बनाए जा रहे हैं जिसे एक उपयोग के बाद नष्ट किया जा सके। यह पूर्वांचल की पहली यूनिट भी बन गई है जिसे DRDO द्वारा अप्रूव किया गया है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसकी तरफ हम लोगों ने एक कदम उठाते हुए हम लोगों ने PP किट और अन्य मेडिकल जो क्लॉथिंग का सामान होता है उसको बनाने का काम शुरू किया। पहले हम लोग साड़ी और सूट वगैरह का काम करते थे, जिसके लॉकडाउन की वजह से पूरा काम एकदम बंद हो गया। तो हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए इस काम को करने की शुरुआत की, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत से कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन यहाँ के जिला उद्योग केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा हमको सहयोग प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हमें DRDO से जो अप्रूवल मिलता है, OFC कानपुर से हमको अप्रूवल मिल गया। हमें हमारे सारे सैंपल 7 सैंपल हम लोगों ने अप्रूवल के लिए भेजे थे, जो कि सब पास कर दिए गए। तो उसके बाद थोड़ा एक हौसला बढ़ा और हम लोगों ने इस काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो कि हम लोग आज 10,000 PP किट के आसपास बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अब मैं पैंट शर्ट सिलने का काम करता था। लॉकडाउन लगने के कारण मेरा काम धाम बंद हो गया। पता चला भैया के यहाँ PP किट बनाने का काम चल रहा है। मैं आया, भैया से संपर्क किया और मेरा ट्रायल हुआ। अब फिर मैं यहाँ पर आकर काम करने लगा, जिसकी वजह से मेरा रोजी रोज़गार चलने लगा, घर चलने लगा। मैं बहुत ही परेशान था और समस्त भाइयों से भी यही कहना है सिलाई करने वालों का कि वो भी आए यहाँ पर और यहाँ पर आकर अपना काम करें। अनलॉक 2 के बाद जहां सामान्य जनजीवन ढर्रे पर लौटता दिखाई दे रहा है, वहीं कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में बाजारों के अलावा सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा और बचाव के उपाय बढ़ा दिए गए हैं और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आम जनजीवन से संबंध रखने वाले लखनऊ के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की हमारी टीम ने दौरा किया और वहां किए गए इंतजामों को देखा। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संजय तिवारी ने बताया कि कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ख्याल रखा जा रहा है, साथ ही साथ सुरक्षा के अनेक उपाय किए जा रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में हम लोग जो है बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं। कार्यालय में जो भी लोग आ रहे हैं कार्यालय में, उनको पहले तो गेट पे पूर्णतः उनका सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, उनके हाथ का कायदे से उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। जो वाहन के से संबंधित कोई कार्य कराने के लिए आ रहा है, उसको 1 नंबर गेट से प्रवेश दिया जा रहा है। लाइसेंस हेतु जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको 3 नंबर गेट से प्रवेश दिया जा रहा है और बाकायदा हर काउंटर के सामने गोले बनाए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग अपनी कतार में खड़े हों और उनका कार्य तत्काल डिस्पोजल किया जा रहा है। इसी तरह लाइसेंस सेक्शन के लिए भी हम लोगों ने स्लॉट बढ़ा दिए हैं, स्लॉट का टाइम बढ़ा दिए हैं और एक्चुअली अब 10 से लेकर के 12, 12:30 से 2:30 और 3 से लेकर के 5, ये 3 स्लॉट बनाए गए हैं, जिससे कि ज़्यादा टाइम ऑफ स्पेन मिले लोगों को और ज़्यादा समय तक कार्यालय में काम हो और लोगों का काम आराम से हो जाए बिना किसी भीड़ भाड़ के। उत्तर प्रदेश में कथित दलितों पर अत्याचार होने का आरोप लगाकर आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए पार्टी कार्यालय से रैली निकालकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। पुलिस ने जब यह देखा तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसके पूर्व प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लल्लू ने आरोप लगाया कि प्रदेश में दलितों पर लगातार अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संभल के गुन्नौर तहसील क्षेत्र का गांव भीरावटी झील के किनारे बसा हुआ है, जहां झील धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो चुकी है। झील की जमीन पर ग्रामीणों ने अपना कब्जा जमा रखा था। उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव ने ग्राम सभा के 168 बीघा जमीन को कब्जे से मुक्त कराया था, जिस पर प्रशासन ने वेटलैंड के निर्माण की योजना तैयार की थी, जिसके चलते जमीन के चारों तरफ 8 फीट ऊंची कच्ची बाउंड्री वॉल का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। वेटलैंड में 40 बीघे जमीन पर कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। इस झील पर प्रशासन ने 50,000 पौधरोपण की योजना बनाई है। इस जमीन पर खेलकूद के मैदान का निर्माण भी योजना में शामिल है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर और मनरेगा मजदूरों को यहां कार्य मिला है। अब तक 3,500 मनरेगा मजदूरों को यहां पर कार्य मिल चुका है। लगभग 15,000 श्रमिकों को कार्य का और भी लाभ मिलेगा।
जनपद संभल के गिन्नौर के एसडीएम ने बताया है कि 20 लाख रुपए का बजट यहां पर प्रस्तावित किया जा चुका है, जिससे लोगों को काम मिल सके। गांव ग्रावटी का रहने वाला हूं और यहां पे वेटलैंड बन रहा है और मनरेगा का कार्य मिला, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में वेटलैंड बन रहा है। कोरोना की महामारी के तहत आज ये मनरेगा की में हमें काम कर रहे हैं, हमें झाड़ी ठीक मिल रही है। सरकार को धन्यवाद। यहाँ सारस को बचाने के लिए वेटलैंड का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा। और नरेगा के तहत, ये मनरेगा के तहत काम चल रहा है। अच्छा। और कोरोना महामारी में हमें रोजगार मिल रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार हैं हम। जनपद संभल के गांव भिरावटी में एक सरकारी भूमि थी जो लगभग 170 बीघे के आसपास है, स्थानीय माप के अनुसार वो अवैध कब्जे में थी। उसे चारों ओर से किसानों ने उसकी मेड़ तोड़कर अपने खेतों में मिला लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने उस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया। कब्जा मुक्त कराने जाने के उपरांत हम लोगों ने एक कार्य योजना तैयार की ताकि भविष्य में ज़मीन कभी कब्जे में ना होने पाए। इसके लिए एक ऊंची मेड़बंदी मिट्टी की कराए जाने की योजना तैयार की गई। 5 फीट से लेकर 8 फीट ऊंची मेड़ बनाना, गहरी खाई खोदना, जिससे कि भविष्य में कभी कब्जा इसमें ना होने पाए। इसके बाद चूँकि काफ़ी बड़ी ज़मीन है, 170 बीघे ज़मीन काफ़ी बड़ी ज़मीन है, इसको जन उपयोगी बनाए जाने की कार्य योजना तैयार की गई। लोगों से चर्चा पर चर्चा की गई, गांव के स्थानीय लोगों से उनकी आवश्यकता के बारे में जानकारी ली गई, तो कुल इसके 4-5 आयाम सामने आए। तो हम लोगों ने इसमें 50,000 वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया है। इसमें एक कृत्रिम झील बनवाई जा रही है, इसमें जिलाधिकारी महोदय ने 20 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। ये मनरेगा के तरफ से सरकार की एक योजना है, महात्मा गांधी कार्य रोजगार गारंटी योजना है। इसमें लगभग 3500 लोगों को काम अभी तक मिल चुका है और पूरे इस कार्य के दौरान लगभग 15,000 लोगों को कार्य मिलने की संभावना है कि लगभग 15,000 मानव दिवस होंगे जो लोग इस पे काम करेंगे। देश एक तरफ कोरोना का दंश झेल रहा है, दूसरी तरफ फर्जीवाड़े के ये मामले देश को हिलाकर रख रहे हैं। श्रावस्ती में अनामिका फर्जी टीचर के मामले ने प्रदेश के शिक्षा विभाग की नींव हिलाकर रख दी है, जिससे प्रदेश के सभी जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने अपने जिलों में फर्जी अध्यापकों की तलाश में जुट गए हैं। श्रावस्ती जनपद में शिक्षा अधिकारियों ने नौकरी कर रहे अध्यापकों को उनके कागजात खंगालना शुरू किए हैं, जिसमें 6 अध्यापकों के कागजात फर्जी लगे पाए गए हैं। कागजों की जांच के बाद ये सभी शैक्षिक कागजात फर्जी पाए गए, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी ओंकार राणा द्वारा सभी 6 अध्यापकों के बर्खास्त करने और उनके खिलाफ FIR कर अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं पर अगर बात की जाए, 2 फर्जी अध्यापकों को जेल भेज भी दिया गया है। BSA ओंकार राणा ने बताया है कि अभी और भी फर्जी अध्यापकों की जांच चल रही है। वहीं इन अध्यापकों से 1,37 लाख रुपए की सरकारी रकम की रिकवरी की नोटिस भी जारी कर दी गई है। यदि ये सभी टीचर समय पर रिकवरी का धन नहीं जमा करते हैं तो इस धन की रिकवरी इनकी संपत्ति से की जाएगी। हम लोगों ने जो फर्जी टीचर थे जांच करा करके इनकी FIR दर्ज करा दी है और इनकी वसूली वेतन इन्होंने सरकारी शासकीय धन को इन्होंने वेतन के रूप में लिया था, उनकी रिकवरी की नोटिस हम जारी कर रहे हैं। इस तरह से है अजीत कुमार शुक्ला, ये हमारे बर्खास्त शिक्षक हैं, कन्हैया सिंह, राजीव उपाध्याय, शोभनाथ, राजकुमार और मनोज कुमार। इस तरह से 1,37 लाख जो है 21,245 रुपए की वसूली हम लोग जो इनकी नोटिस दे रहे हैं पूरे 6 शिक्षकों की। हाँ, इनकी FIR हो गई है और अजीत कुमार शुक्ला जेल जा चुके हैं, शोभनाथ जेल में है और बाकी की कार्रवाई गतिमान है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर के राठ तहसील के गांव के आसपास टिड्डी दल के हमले का प्रकोप देखने को मिला है। गांव में टिड्डी दल पहुंचने की सूचना पर पहुंची कृषि विभाग और केंद्रीय टीम ने मिलकर टिड्डी दल पर दवा का छिड़काव कर नियंत्रण पाया। फिलहाल टिड्डी दल से किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। टिड्डी दल से बचाव के पहले ही कृषि विभाग किसानों को निर्देश जारी कर चुका है। हमीरपुर जिले की राठ तहसील में पड़ने वाले गांव में टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया। कई दिनों से पड़ोसी जनपदों में टिड्डी दल
हमले हो रहे थे, जिसको लेकर जिले में टिड्डी दल आने की संभावनाएं बनी हुई थी। पहले ही केंद्रीय टीम और कृषि विभाग ने किसानों को टिड्डी दल से बचाव के निर्देश दे रखे थे। टिड्डी दल के हमले से बागवानी व सब्जियों की खेती करने वाले किसान बहुत भयभीत हैं। कल या परसों से हम चरी और हरी सब्जियां बोने के लिए तैयार हैं। उसमें जो टिड्डी आती है तो उसको कृषि विभाग द्वारा जागरूक होकर मतलब भगाने की कोशिश करेंगे। और ये घिया, तरोई, कद्दू, लौकी और करेला में हानिकारक है। चरी हरी जो चारा के लिए बोई गई है उसमें जो है नुकसानदायक उतना नहीं होती जितना मतलब इनमें सब्जियों में होती है। हाँ, ये सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा जानकारी हासिल हुई है कि कुछ टिड्डी दल बुंदेलखंड में प्रवेश कर रहा है, जिसमें झांसी और बांदा में प्रवेश भी कर चुका है। उसी को लेकर के हमने भी गांव में सजग करने का एक प्रयास किया है और सारे लोगों को विभिन्न माध्यमों से सजग कर रहे हैं कि यदि कभी इनका आक्रमण होता है तो ढोल ताशे या शंख वगैरह इस तरह से बजा करके और आग जला करके उनको भगाने का प्रयास करें। एक गाड़ी नगर निगम में गाड़ी लेकर के उस पर स्प्रे मशीन डलवा के दवाओं को छिड़का दिया है, तो काफ़ी संख्या में जितने टिड्डी हमारे थे वो सब मर गए हैं। जालौन में एक बार फिर बड़े टिड्डी दल ने हमला किया है। इस दल में करोड़ों की संख्या में टिड्डियां मौजूद हैं। किसानों के द्वारा टिड्डी दल की सूचना पर मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्प्रेयर मशीनों से टिड्डी दल पर स्प्रे करवाना शुरू कर दिया है। जालौन में कल रविवार की शाम जनपद हमीरपुर की तरफ से आए अब तक के सबसे बड़े टिड्डी दल ने ग्राम चिल्ली, गोरन सहित दर्जनों गांवों में हमला कर दिया है। इस टिड्डी दल में करोड़ों की संख्या में मौजूद टिड्डियां हैं। इतना बड़ा टिड्डी दल देख किसानों में हड़कंप मच गया। उन्होंने आनन फानन में इसकी सूचना जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दी और स्वयं भी इस टिड्डी दल को भगाने में जुट गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों ने टिड्डियों के दल पर स्प्रेयर मशीनों की मदद से केमिकल का स्प्रे करवाना शुरू कर दिया। वहीं टिड्डियों के दल के बारे में जिला कृषि उपनिदेशक R.K. तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक का ये सबसे बड़ा टिड्डी दल है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, जिसने जनपद हमीरपुर की तरफ से आकर जिले में प्रवेश किया है और जनपद में आकर ये टिड्डी दल 3 भागों में बंट चुका है, जिसमें से 2 दल उरई तहसील के कई गांवों में देखे गए हैं, जबकि एक दल जालौन तहसील के कुछ गांवों में देखा गया है। वहीं अगर इन 3 दलों की संख्या को जोड़ा जाए तो इनकी संख्या करोड़ों में होगी। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा इन टिड्डी दलों पर फायर ब्रिगेड व स्प्रेयर मशीनों के माध्यम से स्प्रे किया जा रहा है, जिससे इन्हें नष्ट किया जा सके और किसानों की फसलों को बचाया जा सके। इसमें जनपद में आज हमीरपुर की तरफ से एक टिड्डी दल प्रवेश किया, जो रात होते हुए इस जिले के विकासखंड डकोर के जयसारी कला में टिड्डी दल के पहुंचने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौके पे हमारे कृषि विभाग की टीम पहुंची, सभी इसके क्षेत्रीय कर्मचारी थे और इसका वीडियो क्लिपिंग भी बनाई गई। लोगों ने, ग्रामवासियों ने ये अवगत कराया और कर्मचारियों के माध्यम से भी जानकारी मिली कि इस टिड्डी दल की लंबाई चौड़ाई करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रहा होगा और ये उड़ते हुए ये जिले में 3 भागों में विभक्त हो गया। एक दल तो जयसारी कला गया, दूसरा गोरन में है और तीसरा इसी जालौन विकास खंड के सिकरी राजा, देवरी और कैथ में अभी रुका हुआ है। तो हमारे 2 टीमें गठित की गई हैं। यहाँ पर मैं स्वयं भी और भूमि सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश जी के साथ गोरन में भी हम लोगों ने स्प्रेइंग किया और अभी यहाँ सिकरी जयसारी कला में भी स्प्रेइंग कर रहा हूँ। और इसी तरह से फायर ब्रिगेड की टीम है जो वहाँ गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो सिकरी राजा और देवरी के बीच में पेड़ों पे टिड्डी दल बैठा हुआ है। तो वहाँ पे जिला के सुरक्षा अधिकारी, कृषि अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं अपनी टीम के साथ और स्प्रेइंग का काम, ऑपरेशन का काम बराबर जारी है। सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा पूरी करते हैं। इस बार कोविड संकल्प कार्ड का ग्रहण लग गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते पुलिस प्रशासन दिन रात सड़कों के किनारे खड़े रहते थे, लेकिन वैश्विक बीमारी कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कांवड़ यात्रा पर रोक लगी है।
ऐसे में पोस्ट ऑफिस विभाग भक्तों का भागीरथ अवतार बना है। फिरोजाबाद जनपद के कई पोस्ट ऑफिसों में गंगोत्री से लाए गए गंगा जल की बोतलें श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि सावन के सोमवार को शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक कर सदियों पुरानी मान्यता कायम रखी जा सके। गंगा जल की ये बोतल मात्र 30 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि शिव भक्त जलाभिषेक कर कांवड़ यात्रा का पुण्य अर्जित कर सकें। हर आदमी जो भी है हरिद्वार जाके ये पवित्र जो है गंगा जल नहीं ला पाता था, तो डाक विभाग ने ये व्यवस्था की है कि गंगोत्री से ताज़ा गंगा जल जो मंगा करके जो भी है हम हमारे पोस्ट ऑफिस में सप्लाई की जाए है। वो ये गंगा जल जो भी है हम पब्लिक को जो भी है 30 रुपये बोतल के हिसाब से देते हैं, जिससे वो सावन में जो भी है भोले शंकर पर चढ़ा सकें। गंगा जल की बोतल है हमने पोस्ट ऑफिस से खरीदी है फिरोजाबाद से। पहले हम कांवर लेके जाते थे, अब कोविड-19 की वजह से हम आप प्रतिबंध है, तो इस बार हम यहीं चढ़ा देंगे मंदिर में। प्रयागराज जिले के पठारी क्षेत्र कोरांव और बारा तहसील को धान का कटोरा के नाम और इलाहाबादी सेवाई अमरूद से पहचानी गई है, लेकिन अब ये सेब की खेती के लिए भी जानी जाएगी। कश्मीर की ठंडी वादियों से उतरकर अब इस सेब ने प्रयागराज की धरती पर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और इलाहाबादी अमरूद के बाद इलाहाबाद के सेब पूरे विश्व में अपनी धाक जमाने को तैयार हैं। जिले के बारा तहसील के रामपुर गांव निवासी रुद्र प्रताप सिंह व राकेश सिंह ने सेब की खेती करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, पहले 2-3 पौधे उगाए, फिर 20, आज 150 से ज़्यादा पौधे हैं जिनमें फल भी हमारे आए। अब फल को देखकर संतुष्टि हुई और सफलता की खुशी भी हमको हुई। किसानों को यही कहेंगे कि सेब की खेती करें, यहाँ पे हो सकती है, इसमें कोई शक की अब बात नहीं रह गई। क्योंकि ये किया हूँ और प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने है, इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि जो रुद्र प्रताप सिंह है वो पत्थल पे दूब उगा दिए सर। वो बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन यहाँ पत्थल पे मतलब महाराष्ट्र से वहाँ जो आपके हिमाचल प्रदेश के जो है नस्ल की सेब के पौधा, उसको हमारे पथली जमीन में उत्तर प्रदेश में उगा दिए हैं सरकार। जो 42 डिग्री मानसून पे होता है सर, वो मतलब कि सरकार हमारे इधर गर्मीली ज़मीन पर उगा दिए हैं सर। उसका मैं फल भी देखा हूँ सर, हर एक चीज़ देखा हूँ सर। उनसे अच्छा इधर मतलब अपने उत्तर प्रदेश में फल सेब की खेती नहीं देखा हूँ सर। मैं तो ये सोच रहा हूँ सर कि इतनी अच्छी खेती अपने उत्तर प्रदेश में कर दिए हैं सर। जनपद बलरामपुर में रात से ही लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले में पिछले एक हफ्ते से हो रही बरसात से भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के पहाड़ी नाले उफान पर हैं, जिससे 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग पानी से घिरे हुए हैं। जिले के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र की नेपाली पहाड़ियों पर हो रही लगातार वर्षा से जिले के तराई क्षेत्र पचपेड़वा, गैसड़ी व हरैया सतघरवा विकासखंड में पहाड़ी नाले उफान पर हैं, जिससे जहां गांव में पानी भर गया है, वहीं संपर्क मार्ग पर भी आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। जिले में रात से लगातार हो रही बरसात से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। लोगों को दैनिक कार्य करने पर भारी परेशानी उत्पन्न हो रही है, साथ ही घरों में बैठने के लिए मजबूर भी होना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रों में नाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही राहत व बचाव की ड्यूटी में लगे लोगों को भी लगाया गया है। अलीगढ़ जिले में शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों की किताबों का वितरण किया जा रहा है। जिले में 1766 प्राइमरी व 733 जूनियर हाई स्कूल हैं। इसमें लगभग 2.28 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इनमें हिंदी की कलख, गणित की गिनतारा, संस्कृत की किताबें बच्चों के माता पिता को स्कूल में बुलाकर दी जा रही हैं। साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए अभिभावकों को सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस के तहत किताबों के सेट दिए गए हैं। बीएसए ने बताया है कि 17 लाख किताबों में से 11 लाख किताबें आ चुकी हैं, जिनका सत्यापन हो चुका है। 6 लाख किताबें ब्लॉक पर जा चुकी हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। वहीं अभिभावकों का कहना है कि किताबें मिलने से बच्चे घर पर रहकर पढ़ाई कर सकेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक वर्ष वितरित की जाती हैं। चूँकि इस बार
परिस्थितियां अलग हैं। कोविड-19 के माहौल में बच्चों को घर पे ही रहना है। हम ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था लगातार अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। टीवी और रेडियो के माध्यम से भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। चूँकि पुस्तकें सबसे मुख्य चीज़ होती हैं पढ़ाई में, तो हमारे पास इस समय 17 लाख किताबों में से लगभग 11 लाख किताबें आ चुकी हैं जिनका सत्यापन हो चुका है और 6 लाख किताबें ब्लॉक पर जा चुकी हैं। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि गार्जियंस बाकायदा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आएँ और किताबें लेकर के जाएँ। यदि कोई बच्चा या उसके गार्जियंस किताब लेने में अक्षम हैं स्कूल तक आने में, तो हमने व्यवस्था की है कि हमारे टीचर्स उसको घर तक पहुंचाएंगे और उनको किताबें दे करके आएंगे। इंग्लिश मीडियम बेलमपुर में कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों के अभिभावकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया है, जिससे उनकी ऑनलाइन जो पढ़ाई कराई जा रही है वो बाधित न हो और बच्चे किताबों को अध्ययन करते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और आज किताबें वितरण हो रही हैं। उन्हें लेने के लिए, किताबें लेने के लिए मैं आया हूं, जो घर पर बच्चे आराम से पढ़ते रहेंगे। प्राइमरी स्कूल में आई हूं मैं, जो किताबें मिल रही हैं जो बच्चन के पढ़ने के लिए, क्या करें जो बच्चे मेरे घर पे पढ़ सकते हैं। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया उद्योग जगत में वैश्विक स्तर पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। वो फिक्की फ्रेम्स 2020 को वर्चुअल तौर पर संबोधित कर रहे थे। अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार एडवर्ड लुटवाक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमा सुरक्षा विकास संरचना की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने इसे शक्ति के संतुलन में बदलाव करार दिया। गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में सालाना परीक्षा आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। ये अनुमति परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर में यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करेगी। और टिड्डी दल प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय है। किसानों को टिड्डी दलों से बचाव के लिए प्रदेश के कृषि विभाग लगातार कर रहा है निगरानी और बचाव के उपाय भी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।